एंथम। अब चलिए इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, आखिर नेशनल एंथम इसे ही क्यों चुना गया। इसको जब संविधान में विधिवत रूप से 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया तो पंडित नेहरू ने क्या कहा था, चलिए सही बातों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान, ये लिखने वाले कौन, तो ये लिखने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव लिख दिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखने का जरूरत है ही नहीं। गुरुदेव ने इसको लिखा पहली बार किस भाषा में? बंगला भाषा। क्या बात है यार, गलती क्यों हो रहा है? बंगला भाषा है ना। और बंगला भाषा में जो लिखा गया था, तो इसका जो हेडिंग था वो था भारतो भाग्य विधाता। बंगला में लिखा जाता है वो भारत भाग्य विधाता का बंगला टर्म यूज हुआ था। हेडिंग भारत भाग्य विधाता ही लिखते हैं हम लोग, इसका बंगला में था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता है ये बंगला भाषा में, बंगला इसमें लिखा गया था। अब है कि ये पहली बार कब लोगों के सामने आया, तो कलकत्ता में 1911 में कांग्रेस अधिवेशन। चलिए डिटेल्स में समझते जाएंगे हम लोग इससे रिलेटेड सारी बातों को। अपना नेशनल एंथम है, जानना ही चाहिए। अधिवेशन, चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा और जहन में भी रहेगा। कांग्रेस अधिवेशन 1911, कहाँ? कलकत्ता हुआ करता था, अभी कोलकाता, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। अध्यक्ष विशन नारायण। जो भी बातें हैं ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं तो आपको पता होगा कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बात है नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, जो बंगला में पहली बार भारतो भाग्य विधाता के नाम से लिखा गया था, जो कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहली बार 1911 में कोलकाता में, जिसका अध्यक्षता विशन नारायण धर कर रहे थे, इसमें गायन हुआ था। इसका भारतो भाग्य विधाता का गायन हुआ था, गाया गया था। गायन बोलिए या फिर पढ़ा गया था, और पढ़ा भी गया था गुरुदेव के द्वारा ही, ठीक। चलिए फिर दूसरा, जब पहली बार इसका गायन हुआ, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये एक मैगजीन आता है 1912 में, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी, ये कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला है 1912। कहाँ से? कोलकाता। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख देते, क्या दिक्कत है। कोलकाता, कहाँ से? कोलकाता से। तत्वबोधिनी पत्रिका 1912 में ये पब्लिश होती है कोलकाता में। और इसके बाद क्या हुआ, जब कोई मैगजीन में आ जाता है, उस समय मैगजीन बहुत बड़ा सोर्स हुआ करता था। इससे लोगों को पता चला कि भारतो भाग्य विधाता के नाम से एक गाना है, जो भारत के जो भौगोलिक स्थिति है उसको बहुत ही सही व्याख्या करता है, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। अब बातें आई कि राष्ट्रगान जो है, ये राष्ट्रीय गान जो 24 जनवरी 1950 को घोषित हुआ, वहाँ तक ये सफ़र कैसे तय किया, चलिए देख लीजिए। 3, यहाँ फिर बात आ जाएगी नेताजी का मतलब समझ गए, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी, अब नेताजी क्या हुआ कि नेताजी, आप जान रहे हैं कि भारत छोड़कर विदेश चले गए थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इंडिया में जब नेताजी का कांग्रेस के साथ डिस्प्यूट हुआ, तो वो इंडिया छोड़कर जो चले गए, तो ये अनेक देशों को विजिट किए। इसमें बेसिकली वो क्या था कि जर्मनी इनका एक सेंटर हुआ करता था, मतलब जर्मनी में इनको बहुत सपोर्ट मिला। शादी भी जर्मनी में ही हुई थी संभवतः। जर्मनी में क्या कि नेताजी जर्मनी में पहली बार इस गाने को, जो राष्ट्रीय गान है, इसको बंगला में गाया। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई भी मल्टीनेशनल प्रोग्राम अगर होता है, जहाँ अनेक देश भाग लेते हैं, तो वहाँ हर देश के ओर से उसका कोई एक आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिटी जो होता है ना उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो उस समय नेताजी को लगा कि भारतो भाग्य विधाता जो गान है, उस समय तो डिक्लेयर नहीं हुआ था कि ये नेशनल एंथम होगा, तो जो गान है उसको उन्होंने गाया वहाँ। लेकिन गाया किस में? नेताजी ने गाया किस में? बांग्ला में ही गाया, बांग्ला भाषा का ही था ये। लेकिन नेताजी को लगा कि बांग्ला से उतना पॉपुलैरिटी नहीं होगा और बांग्ला सभी लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान का काम क्या है कि जो किसी भी उस देश के, बोले उस नेशन के सारे लोगों को यूनाइट करे, एक जोड़े एग्रेशन, उसको अगर किसी बात को लेकर यूनाइट होना है, एग्रेसिव होना है, मर मिटना है, तो ऐसे किसी थीम सॉन्ग की ज़रूरत पड़ती है। इसका बहुत निर्णायक भूमिका होता है। तो नेताजी को ये महसूस हुआ, तो उसने क्या किया कि इनको बांग्ला में गाया, लेकिन इनको हुआ कि नहीं, हिंदी अनुवाद जरूरी है, हिंदी में होना चाहिए। हिंदी अनुवाद कराने का श्रेय राष्ट्रीय गान को किसको जाता है? नेताजी को जाता है। नेताजी अपने आने के साथियों को ही इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए कहा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब बात आएगा कि जो हमारा नेशनल एंथम या राष्ट्रीय गान है, इसको पॉपुलैरिटी के पीछे इसका क्या है, इसका कंपोजिंग, इसको जो कंपोज किया गया ना, वह बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है, कर्णप्रिय तरीके से हुआ है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप जन गण मन को अगर बोलेंगे तो अच्छा साउंड उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन जब गाएंगे आप तो फ्लुएंटली आप गा भी पाएंगे। और ये इतना सुंदर कंपोज हुआ है कि इसलिए लोकप्रिय भी हो गया। तो यहाँ हम लोग बातें कर रहे हैं, नेताजी जर्मनी में जो इसका ये किए थे, पहली बार हिंदी में किया था 1943 में। 1943 में ये हिंदी में पहली बार अनुवाद हुआ था इसका। लेकिन नेताजी जो पहली बार किए थे तो 1942 में बांग्ला में किए थे। चलिए यहाँ बांग्ला लिख देते हैं, बांग्ला होता है एक्चुअली, बांग्ला में किए थे 1942 में। फिर हिंदी अनुवाद 1943 में हुआ और 1943 में ही इसका 1943 में ही देखिए इसका क्या होता है, कंपोज होता है, मतलब संगीत तैयार होता है, संगीतबद्ध कंपोज बोला टर्म यूज होता है, कंपोज किया गया 1943 में। और 43 में जो कंपोज किया गया तो ये कंपोजर थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर। किसके द्वारा? तो राम सिंह ठाकुर के द्वारा कंपोज किया गया था, यह संगीतबद्ध किया गया था 1943 में। और फिर ये आईएनए का जो गठन नेताजी के नेतृत्व में हुई थी, वो आईएनए का ये थीम सॉन्ग बना। ये आईएनए अपने साथियों को, अपने आर्मी को यूनाइट करने के लिए इसका उपयोग करने लगी, प्रयोग करने लगी। जो कंपोज किया गया था कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा। लेकिन ये सीमित था, सीमित इन द सेंस ये था कि अभी तक ये आर्मी तक ही सीमित है, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए तक ही ये सीमित थी। वो नेताजी के नेतृत्व में जो चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और जो भारत से बाहर होकर भारत के बारे में सोच रहे थे और फिर आक्रमण वगैरह में हुआ था, वो सारी प्रोसेस और जो थ्योरी है आप सबको पता ही है। बाद में कभी जब हिस्ट्री होगी तो देख लेंगे उसको बहुत ही सस्ता से। तो इसमें क्या था कि यहाँ तक का प्रोसेस में क्या हुआ था कि ये एलिट क्लास, एलिट इन द सेंस देखिए यहाँ क्या है, हिंदी हो गया, म्यूजिकल कंपोजिशन हो गया इसका, लेकिन ये इंडियन नेशनल आर्मी तक सीमित है। इसको पॉपुलर जो किया, पॉपुलर करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बिमल रॉय को। बिमल रॉय फेमस डायरेक्टर, 1945 में एक मूवी आई हमराही, डिटेल सही है, एक मूवी आई फिल्म हमराही, और हमराही के जो थे बिमल रॉय, इस फिल्म में जब ये गाना आया, इस फिल्म में ये नेशनल एंथम गाने के रूप में रखा गया, राष्ट्रीय गान के रूप में रखा गया, और उस समय इसने बहुत ही तेजी से लोकप्रियता हासिल की और फिर ये जन जन तक पहुंचा। और इस तरह जो बांग्ला में लिखा गया था भारतो भाग्य विधाता 1945 तक में, ये हर
प्रत्येक भारतीय का, उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, प्रत्येक भारतीय का, इसलिए तो आप इसमें देखेंगे ना विंध्य हिमाचल सारा बेल्ट आता है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो उसमें 1945 तक ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था। और इसमें क्या है कि अब इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स जो है उसको देख लीजिए। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें देखिए टोटल कितना है, तो 13 पंक्ति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया 13। पूछा जाता है 13 पंक्तियां, कितना समय में गा लेना है इसको, ऐसा नहीं कि पूरा फिल्मी अंदाज में कर रहे। 52 सेकेंड लगना चाहिए, 52 सेकेंड, 52 सेकेंड में ये हो जाना चाहिए। इसमें पंक्ति कितनी 13, 52 सेकेंड में गा लेना चाहिए। और आप जानते हैं कि जब संविधान में ये तय होना था कि भारत का राष्ट्रीय गान किसे घोषित किया जाए, तो जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट, सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, 1950 विधिवत रूप से नेशनल एंथम घोषित किया गया। किसको, तो जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को। और उस समय नेहरू जी ने संसद में कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि निर्विवादित रूप से जो जन गण मन है यह बिना घोषित किए ही राष्ट्रीय गान या नेशनल एंथम का जगह ले चुका है। इसीलिए विधिवत रूप से आज 24 जनवरी 1950 से जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम होगा। ये डिटेल्स नेशनल एंथम से जुड़ी हुई जानकारियों का।